दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आईपीओ के बारे में। आईपीओ आपने कई बार सुना भी होगा और कई बार आपने देखा भी होगा। आईपीओ क्या होता है दोस्तों? आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो भी कंपनी काफी दिन से रन कर रही है और वो पहली बार अपना जो आईपीओ है पब्लिकली निकालती है, यानी कि अपनी जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक लिमिटेड बनाना चाहती है, तो उसको आईपीओ निकालने की जरूरत पड़ती है। आईपीओ में क्या होता है गाइज, छोटा छोटा फंड तो हम फैमिली मेंबर से ले लेंगे, एंजल इन्वेस्टर से ले लेंगे या फिर वेंचर कैपिटल से ले लेंगे। लेकिन जब हमें 1 या 2 करोड़ से ऊपर की फंडिंग चाहिए होती है या उससे भी ज्यादा 1000, 10,000, 20,000 करोड़ की फंडिंग चाहिए होती है, तो कंपनी को आईपीओ निकालने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि इतना सारा पैसा कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति या फिर कोई वेंचर कैपिटल या फिर आपका एंजल इन्वेस्टर नहीं जुटा पाता। इसी कारण से कंपनी को आईपीओ निकालना पड़ता है ताकि वो अपने शेयर्स लोगों में बांट सके, पब्लिकली बांट सके और पब्लिक से उसके बदले इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी में ले सके। यानी कि पब्लिक उस कंपनी में पैसा लगाएगी और कंपनी उस पैसे के बदले अपनी कंपनी के कुछ परसेंट शेयर्स दे देगी। यानी शेयर देना यानी ओनरशिप देना। जैसे कि मान के चलो मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, और मुझे अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेचनी है, उसके बदले में मुझे पैसे चाहिए कि मैं अपने बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रो करूं, तो उसके लिए मैं आईपीओ निकालूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक आए और मेरे बिजनेस को समझे और बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करे और ज्यादा से ज्यादा पैसा मेरे पास आ सके। और इस पैसे से मैं अपने या तो बिजनेस को बड़ा कर सकूं या फिर मैं अपना जो भी मेरा डेप्थ है, पुराना डेप्थ है या पुराना कर्ज है, उस कर्ज को या उस डेट को मैं चुका सकूं। क्योंकि कंपनियों पे ज्यादा कर्जा हो जाता है, या तो कंपनी कर्जा उतारने के लिए आईपीओ लाती है या फिर कंपनी अपने बिजनेस को और भी ग्रोथ करती है या बड़ा बनाती है, उसके कारण एक आईपीओ लाती है। आईपीओ को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं गाइस। जैसे कि आपने एक छोटा पौधा लगाया है, आप पानी दे रहे हो, है ना। अब धीरे 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 2-3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में वो पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद फल देने लगेगा। उसी तरह से आईपीओ होते हैं। आईपीओ भी आप जब शुरू में इन्वेस्टमेंट होती है तो थोड़ा सा कम होता है। धीरे 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 जब ये एनएससी और बीएससी पे लिस्ट होती है तो कंपनी में इन्वेस्टर्स बढ़ते हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा जानते हैं इस कंपनी के बारे में, लोग ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। और कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल लोगों को अच्छा लगता है तो वो कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करती है। और ग्रोथ करने के बाद फ्यूचर में जब कंपनी बड़ी हो जाती है, जो अपना प्रॉफिट होता है उसका डिविडेंड भी लोगों में शेयर करती है, अपना प्रॉफिट शेयर करती है। और कुछ प्रॉफिट जो होती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए रखती है, और जो कुछ प्रॉफिट होता है वो पब्लिकली वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि आईपीओ में बहुत से लोग इन्वेस्ट करके कुछ ही दिन में अपना पैसा डबल कर लेते हैं, ट्रिपल कर लेते हैं, 4 टाइम्स कर लेते हैं। इसको समझने के लिए गाइस यार आपको पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा। जब किसी कंपनी को अपने आप को ग्रोथ करना है या अपना बिजनेस और भी बड़ा करना है तो उसके लिए आईपीओ की जरूरत पड़ती है। वो आईपीओ निकालने के लिए सबसे पहले एक मर्चेंट बैंकर को हायर करती है। वो मर्चेंट बैंकर उसके लिए कई सारे काम करते हैं, ठीक है। जैसा कि मर्चेंट बैंकर उनके लिए फंड अरेंज करते हैं, है ना। या मर्चेंट बैंकर की कंडीशन होती है कि भाई आपके लिए मान के चलो कि 1000 करोड़ की फंडिंग लानी है, तो 1000 करोड़ की फंडिंग वो ले आएंगे। लेकिन उसमें अगर फंडिंग कम होती है तो वो भी मर्चेंट बैंकर ही मैनेज करते हैं, या फंडिंग बढ़ जाती है तो जो बढ़ा हुआ पैसा है वो मर्चेंट बैंकर का प्रॉफिट होता है। ये मर्चेंट बैंकर्स कंपनी का आरएचडी बनाते हैं। आरएचडी का हो गया रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। तो ये आरएचडी बनाते हैं, इसमें कंपनी की पूरी डिटेल्स होती है, कंपनी कितने साल से चल रही है, कितने साल में प्रॉफिट कर रही है, क्या क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल है, फ्यूचर में कंपनी कहां पहुंच जाएगी या फ्यूचर में कंपनी किस स्टेज तक पहुंच सकती है। ये सारा प्लानिंग इस रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। उसको करने के बाद, उसके डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद, ये जो डॉक्यूमेंट्स है सारे, इसको जो मर्चेंट बैंकर्स है वो सेबी को देते हैं। सेबी का मतलब है गाइस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जब 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था उसके बाद इसका गठन किया गया। इसे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और इसका पर्पस ये है कि कोई भी किसी तरह का स्कैम
इस स्टॉक एक्सचेंज में या स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में ना हो, इस कारण इस सेबी का गठन किया। तो इसीलिए मर्चेंट बैंकर्स को सारी की सारी डिटेल कंपनी को बतानी पड़ती है, कंपनी की क्वालिटी बतानी पड़ती है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बताना पड़ता है, बैलेंस शीट दिखानी पड़ती है। तो ये 300 से 400 पन्नों का पूरा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, जो कंपनी जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वो सेबी को मेल करते हैं। सेबी को मेल करने के बाद जब सेबी इसको चेक कर लेती है, क्वालिटी चेक कर लेती है, या पूरा अप्रूव करने के बाद इसको अपने वेबसाइट पे डालती है। आप वहां पे आप जाके किसी भी आईपीओ का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहां से अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी एनएससी और बीएससी पे लिस्ट कर दी जाती है। तो जैसे कि कंपनी ने 100 रुपए का शेयर इशू किया कि भाई मैं एक शेयर की कीमत 100 रुपए रखूंगा, और उसके बाद वो जो मर्चेंट बैंकर्स है वो अपने हिसाब से इसको बनाते हैं कि भाई ये पब्लिकली कितने रुपए में रखा जाना चाहिए, पब्लिक को कितने रुपए में ये इशू किया जाना चाहिए। तो उसी में होता है गाइज प्राइस, फिक्स्ड प्राइस इशू और बुक बिल्डिंग इशू, है ना। फिक्स्ड प्राइस इशू का मतलब है कि एक कोई फिक्स पर्टिकुलर प्राइस पे वो कंपनी आईपीओ अपना लॉन्च करती है, और बुक बिल्डिंग इशू में मतलब उनका वेरिएबल होता है कि मान के चलो कि 90 से लेके 120 के बीच में इसका बुक बिल्डिंग इशू होगा। इसके बाद गाइज इतना सब कुछ हो जाने के बाद, है ना, प्राइस इशू को लॉन्च करने के बाद ये जो आईपीओज हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर होते हैं गाइज। रिटेल इन्वेस्टर जो हम जैसे लोग हो गए, और नॉन इंस्टीट्यूशनल गाइज यार ये वो इंडिविजुअल होते हैं जिन पे करोड़ों करोड़ों की संपत्ति होती है। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल गाइज उसे कहते हैं जैसे कि आपका पेंशन फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बड़े बड़े फंड जहां से पैसा कलेक्ट किया जा सके या फंड रेज किया जा सके। उसके बाद गाइस जब ये शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, शेयर्स अलॉट करने के बाद ये जो कंपनी है 3 से 4 दिन के अंदर में एनएससी और बीएससी पे लिस्ट हो जाती है। वहां पे ये जो शेयर्स हैं वो ट्रेड होने लगते हैं। तो अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, और आपको मोबाइल की स्क्रीन पे डिटेल में समझाते हैं। मैं इसको आपको अपने डीमैट अकाउंट में खोल के बताता हूं, लेकिन वहां जाने से पहले गाइज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि इसी तरह की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। यार नॉलेजेबल वीडियो होती है यार गाइज आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को सच में इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो गाइज यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। आप देख सकते हो ये मेरा ग्रो एप्लीकेशन है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेरा नाम है आकाश वर्मा, है ना। और मेरे अकाउंट में बैलेंस दिख रहा होगा आपको 400 रुपये, ठीक है। अब इसको बैक करेंगे हम, और बैक करने के बाद यहाँ पे नीचे करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आईपीओ का ऑप्शन दिखेगा आपको। तो आईपीओ में चले जाना है, और आपको यहाँ पे डायरेक्टली अपकमिंग आईपीओज दिखेंगे। गो डिजिट, बजाज एनर्जी, गो एयर, ओयो। ओयो का तो आपने नाम सुना ही होगा, या फिर आप कहीं ठहरे होंगे किसी कारण से तो ओयो में वो आप जानते होंगे। उसके बाद एमक्योर फार्मास्यूटिकल, ये दवाई की कंपनी है कोई, है ना। तो इनके आईपीओज अभी आने वाले हैं, अपकमिंग आईपीओज लिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप देखोगे कि ये शाह पॉलीमर्स, शाह पॉलीमर दिख रहा है। और इसके बाद अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे ये आईपीओ क्लोज हो चुका है, ठीक है। शाह पॉलीमर 230 शेयर लाई थी 14,030 रुपये में। अगर आप इसका आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते थे तो अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो 14,030 रुपये आपको पे करना रहता 230 शेयर के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो आप देखोगे कि आईपीओ लिस्टिंग डिटेल, जब आईपीओ ये लिस्ट हुआ था एनएससी और बीएससी पे तो उसकी डिटेल है। 65 रुपये का प्राइस इशू हुआ था, और लिस्टिंग प्राइस था जब ये एनएससी और बीएससी पे लिस्ट हुआ था तो इसका प्राइस 85 रुपये हो गया था गाइस, 20 रुपये बढ़ गया था। आप देखोगे नीचे में यहाँ पे 20 रुपये बढ़ा था, और 30.77% का इसने लिस्टिंग गेन दिया था। उसके बाद देखोगे गाइज आपको इसके बगल में दिखा है लिस्ट ऑन एनएससी और बीएससी, मतलब बीएससी और एनएससी दोनों पे ये कंपनी है जो है अपनी लिस्ट हुई है।
उसके बाद आईपीओ की डिटेल की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि 30 दिसंबर 22 से लेके 4 जनवरी 2023 को इसके बीच में ये आईपीओ आया गया था। इसके बीच में ही आपको आईपीओ को खरीदना था। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जैसे कि आपने देखा 14,030 रुपये, प्राइस रेंज थी 61 रुपये से 65 रुपये के बीच में। लॉट साइड इसका था 230, लॉट साइज था 230 की क्वांटिटी। उसके बाद कंपनी को कितने पैसे जुटाने थे आईपीओ से? 66.30 करोड़ रुपए, मतलब 66.30 करोड़ रुपीस कंपनी को चाहिए थे। और यहाँ पे जैसे कि मैंने रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस बताया था RHP, यहाँ पे आप इसका PDF, इस पर आप अगर क्लिक करोगे गाइस तो ये आपको सेबी के उस पर लैंड करा देगा। तो जब से यहाँ पे एरर आ रहा है गाइस यार किसी कारण की वजह से, तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो मैं रात के टाइम में वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगर दिन वगैरह में करोगे तो दिन में आपको ये शायद वहाँ पे लेके जाएगा। और उसके बाद देखोगे सब्सक्रिप्शन रेट यहाँ पे शो कर रहा है, कितने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर ने 2.4 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे मैंने बताया था 32.69 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई इन्होंने इस तरह से इनका ये जो सब्सक्रिप्शन है इस तरह से ये सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल इन्वेस्टर, ये 3 इन्वेस्टर ही होते हैं इसमें, जो कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। उसके बाद इसको नीचे चलते हैं तो यहाँ पे कंपनी, अबाउट द कंपनी लिखा हुआ है गाइज। तो अबाउट कंपनी के बारे में, फाउंड कंपनी कब हुई थी? 1992 में। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आसाद दाऊद इनका मैनेजिंग डायरेक्टर है। अगर रीड मोर पे क्लिक करते हैं तो कंपनी, यहाँ पे आप देखोगे नीचे में आते हैं तो कंपनी जो है 14 कंट्री में, ये देखो गाइज यार 14 कंट्री में ये कंपनी अपना बिजनेस करती है। यहाँ पे ये सारे कंट्री के नाम दिए गए हैं, आप देखोगे तो ये सारे कंट्री के नाम हैं। उसके बाद कंपनी की जो स्ट्रेंथ है और रिस्क है, क्या क्या स्ट्रेंथ है क्या क्या रिस्क है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाएगी। कंपनी का रेवेन्यू कितना है तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी का 2020 का रेवेन्यू इतना था, 21 में रेवेन्यू इतना हो गया और 22 में रेवेन्यू इतना हो गया, 50, 55 और 81 करोड़। अगर हम प्रॉफिट की बात करें गाइज तो आप देखोगे, प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2020 में 1 भी रुपए का प्रॉफिट नहीं था, बट 2021 में 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और 2022 में ये 4 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। यानी कि इसका पिछले 2 साल से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो कंपनी का 2020 में 36 करोड़ का एसेट था, 21 में 41 करोड़ का एसेट था और 2022 में 69 करोड़ का एसेट था। और अब इसके बाद आ जाता है ट्रेड शेयर। आप यहाँ पे देखोगे गाइज ये लिखा हुआ है ट्रेड शेयर, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि शेयर कहाँ कितने पे ट्रेड कर रहा है। ये अब 81.80 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है गाइज। यहाँ से आप यहाँ से आप इसको बाय और सेल कर सकते हो गाइज, है ना। यहाँ इसकी जो न्यूज़ है वो देख सकते हो, इसके इवेंट्स देख सकते हो। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये कंपनी टुडे हाई इतना बनाया, टुडे लो इतना बनाया, टुडे हाई इतना बनाया, 52 वीक का हाई लो ये दिया हुआ है। आप देखो इतने पे ओपन हुआ, इतने पे प्रीवियस क्लोज, इतने पे वॉल्यूम, इतने पे इसने लोअर सर्किट लगाया, अपर सर्किट इतने पे लगाया, ये सारी चीज़ें दिखाता है। कंपनी डिविडेंड देती है नहीं देती है, पीवी रेशियो इसका नहीं है, पीई रेशियो नहीं है, इंडस्ट्री भी नॉट एप्लीकेबल। मतलब कि ये धीरे धीरे जब कंपनी ट्रेड करने लग जाएगी और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स में अगर ट्रेड होने लगेगा तो कंपनी का सब कुछ यहाँ पे शो होने लगेगा। तो अभी कंपनी नई है, नया नया लिस्टिंग हुआ है, तो इसलिए सारी डिटेल्स अभी इसमें अवेलेबल नहीं होती हैं। तो इतनी डिटेल कंपनी को समझने के लिए गाइस यार काफ़ी होती है। तो सच में अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा। बाकी मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियो तो लाता ही रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।